22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। आज महासमर में जानेंगे कैसे बुंदेलखंड को लेकर बीजेपी ने रची है रणनीति, क्यों है बुंदेलखंड में बीजेपी का जोर। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे यूपी में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने दूसरे दलों में सेंध लगाई और कैसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट में संवाद कर रही हैं। इसके अलावा महासमर में चर्चा उत्तराखंड में आपके सीएम चेहरे की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात बुंदेलखंड की। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी और सीएम योगी का पूरा जोर सिर्फ पूर्वांचल के विकास पर है। उनकी लिस्ट में बुंदेलखंड को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना पूर्वांचल को मिला है। 19 नवंबर को पीएम मोदी महोबा और झांसी पहुंचेंगे। बुंदेलखंड में विकास के जरिए वोटर्स तक पहुंचने का यह सिलसिला देखा जा रहा है। इसी के लिए बुधवार को सीएम भी तैयारियों का जायजा लेने बुंदेलखंड के दौरे पर थे। बुंदेलखंड में दौड़ेगा विकास, बांध बुझाएंगे इलाके की प्यास, दुनिया देखेगी देश का दम, बीजेपी फिर ठोकेगी खम। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बुंदेलखंड दौरे की तैयारियों को देखने के लिए बुधवार को सीएम योगी महोबा और झांसी के दौरे पर थे। महोबा में सीएम योगी ने मैदान का निरीक्षण किया जहां पीएम का कार्यक्रम होना है। सभा स्थल के बाद सीएम योगी ने चरखारी में अर्जुन बांध का हवाई निरीक्षण किया, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी को करना है। महोबा में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 2009 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन योगी सरकार में इसे गति मिल सकी। इस परियोजना से बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर और बांदा जिलों के 168 गांवों के लगभग 1.5 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि 4 लाख लोगों को पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। महोबा के दौरे के बाद प्रधानमंत्री झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के 193वें जन्मदिन के मौके पर 6 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन के मौके पर मौजूद रहेंगे, जिसकी शुरुआत झांसी में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 19 नवंबर को झांसी दुर्ग से पीएम मोदी देश और सेना के तीनों अंगों को स्वदेशी तकनीक की ताकत देंगे। वह सेना से संबंधित 8 योजनाएं भी देश को समर्पित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएम वायुसेना प्रमुख को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। इसे HAL ने भारत में तैयार किया है। ये बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में, बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड इससे पहले बीजेपी का जोर पूर्वांचल पर दिखा, जहां पीएम के कई दौरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की पूरी नजर बुंदेलखंड पर भी है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुंदेलखंड के 7 जिलों की 19 विधानसभा सीटों से महज 2 झांसी सदर और चरखारी सीट ही हासिल हुई थी। लेकिन 2017 में मोदी लहर में बीजेपी ने सभी दलों का सुपड़ा साफ करते हुए सभी 19 सीटों पर भगवा लहराया था। लेकिन 2022 में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। विपक्ष इस बार कमर कसे हुए है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ललितपुर और झांसी का दौरा कर चुकी हैं। वहीं बीएसपी के सतीश मिश्र
प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं और अखिलेश यादव एसपी का कुनबा बढ़ाने के लिए 20 नवंबर को झांसी और ललितपुर के दौरे पर आ रहे हैं। लिहाजा इस बार बीजेपी के लिए ये डगर उतनी आसान नहीं होगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपनी कई जनसभाओं में पिछली सरकारों पर बुंदेलखंड की उपेक्षा का आरोप लगा चुके हैं और अब परियोजनाओं के जरिए बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। यानी अब बुंदेलखंड के दिन बहुरने वाले हैं। देखा जाए तो पीएम मोदी का बुंदेलखंड दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ पीएम द्वारा झांसी और आसपास के इलाकों को सौगात दी जाएगी, तो वहीं भाजपा प्रधानमंत्री के इस दौरे से अपने चुनावी अभियान को और ज्यादा धार देने में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले की बीजेपी की कोशिशों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एसपी के 4 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल हो गए। ये चारों लोग अपने इलाके में बड़े नाम से जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि अभी और भी नाम लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें दूसरे दलों से लोग बीजेपी में आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम दूसरे दलों के बागी नेताओं की नब्ज टटोलने में लगी थी। उन चेहरों का इतिहास खंगालने में लगी थी जो अपनी पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे। और बीजेपी को पहली कामयाबी बुधवार को मिली, जब एसपी के 4 एमएलसी साइकिल से उतरकर कमल तले आ गए और बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली। मित्रों, इनको लगता है कि आप देश और राज्य सुरक्षित है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और कानून का राज है। और जहां कानून का राज होता है वहीं शांति होती है, और जहां शांति है वहीं विकास होता है। आज अपने को राज्य सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए सभी लोग सपा बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की सदस्यता हासिल करने वालों में पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम नरेंद्र भाटी थे, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। भाटी ने कहा कि जिस तरह कोरोना में केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किया है, उससे वो बीजेपी से काफी प्रभावित हैं। बहुत विशेष वो नहीं है और ना कोई कारण थे, लेकिन वक्त का तकाजा है। आजकल देश और सारी दुनिया महामारी से जूझ रही है। 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं दुनिया में। इस मुल्क में कभी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई, तो इसमें बीजेपी ने ठीक काम किया है। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें जो थी बीजेपी में, उनसे हमने भी प्रभावित होकर कहा है कि इकट्ठा होकर इस महामारी से निपटा जाए, और हमने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय। नरेंद्र सिंह भाटी के अलावा बलिया से विधानसभा परिषद सदस्य रविशंकर सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पोते हैं। रविशंकर 18 साल से एमएलसी हैं, यानी 3 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसा है कि हमने समाजवादी पार्टी आज से 1.5 साल पहले जब एमपी का चुनाव हुआ था, तभी हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। नीरज शेखर जी का टिकट जिस दिन अखिलेश यादव ने काटा था, उसी दिन से हमने अपना झंडा उतार दिया था। ज्वाइनिंग हमारी आज हुई है। मैं तब से लगातार नीरज शेखर जी के और मोदी जी योगी जी के साथ हूं। बीजेपी में शामिल होने वालों में तीसरा नाम गोरखपुर से विधान परिषद सदस्य सीपी चंद का है, जो पहले भी बीजेपी की तरफ से कैसरगंज से चुनाव लड़ चुके हैं। चौथा नाम रमा निरंजन का है, जो जालौन से विधानसभा परिषद की सदस्य हैं। एमएलसी जो दल बदल कर रहे हैं इस समय, वो मैसेज भले दे सकते हैं, लेकिन वो जनता के बीच में कम है और मैसेज देने का ज़्यादा काम कर रहे हैं। जनता की समस्याएं जो ज़मीन पर हैं, जिसे बीजेपी दूरबीन से भी नहीं देख पा रही है, वो चुनाव के समय, चुनाव से पहले हर प्रदेशों में जाती है, इसी तरह का कृत्य करती है। इससे पहले इस माह में यूपी बीजेपी ने एक 4 सदस्यीय टीम इसलिए बनाई थी ताकि दूसरी पार्टियों में बागी नेताओं पर नजर रखी जा सके। उम्मीद है कि अभी दूसरे दलों से और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर बीजेपी ने ये बात साबित कर दी है कि समाजवादी पार्टी से बेहतर स्ट्रेटजी मेकर बीजेपी के पास है। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका भी दिया। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी यहां जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड की सियासत में आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज सिसोदिया ने उत्तरकाशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि आप सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोठियाल जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। करोड़ों लोगों की आस्था का गंगोत्री धाम से जुड़ी ये सीट सूबे की सियासत में अहम भूमिका निभाती है। इस सीट के साथ एक मिथक ये भी है कि आजादी के बाद से इस सीट से जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, प्रदेश में सरकार उसी की बनी है। 1958 से ये मिथक बरकरार है, जिसका जिक्र सिसोदिया ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उत्तराखंड की राजनीति की पवित्रता, उत्तराखंड की राजनीति की ईमानदारी, उत्तराखंड की राजनीति में जो अब नई हवा चलेगी, उसकी गंगोत्री भी गंगोत्री विधानसभा बनेगी। आप सब जानते हैं हिस्टोरिकली भी कि उत्तराखंड की राजनीति गंगोत्री की सीट तय करती है। गंगोत्री से जो राजनीति चलती है वही पूरे उत्तराखंड में फैलती है। तो मैं गंगोत्री के विधानसभा के वोटर से भी अपील करूंगा कि आपके वोट में इस बार पूरे उत्तराखंड को एक ईमानदार राजनीति और एक कर्मठ ईमानदार जुझारू नेता, देशभक्त नेता मुख्यमंत्री देने का समय आया है आपके हिस्से में। उसको बहुत शिद्दत से निभाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सबसे बड़ा विकल्प बताया। सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश की जनता 20 सालों से खुद को ठगा महसूस कर रही थी, लेकिन अब उन्हें बड़ा विकल्प मिल गया है। आज आम आदमी पार्टी लोगों के पास विकल्प है, क्योंकि बहुत शिद्दत से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। और गंगोत्री के विधानसभा के वोटर्स के पास तो एक बहुत बड़ा विकल्प है, जिसके सामने आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेहरे हैं, उनकी पूरी जिंदगी, उनके साहस, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी, देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानी, उस सब के सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलके भी छोटे पड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल का इस सीट से काफी लगाव रहा है, क्योंकि केदारनाथ आपदा के दौरान कर्नल उत्तरकाशी जिले में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बतौर प्रिंसिपल तैनात थे। साथ ही यूथ फाउंडेशन क्लब खोलकर कर्नल ने खासकर इस इलाके के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए भर्ती से पहले फ्री ट्रेनिंग दिलवाई थी। यही वजह है कि कर्नल की पकड़ इस सीट पर काफी मजबूत मानी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चित्रकूट में थी। कांग्रेस के कार्यक्रम लड़की हूं लड़ सकती हूं के जरिए वो महिलाओं से संवाद कर रही हैं। प्रियंका ने चित्रकूट में महिलाओं से संवाद कर उनका दर्द साझा किया और उनके सामने कांग्रेस की प्रतिज्ञा को दोहराया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जनता का दिल जीतने बुधवार को धर्म नगरी चित्रकूट पहुंची। सबसे पहले प्रियंका ने स्वामी मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस बार चुनावी समर में कांग्रेस के मजबूत होने की कामना की। उसके बाद प्रियंका गांधी सभी का अभिवादन करते हुए मंदाकिनी नदी के किनारे बने मंच पर पहुंची, जहां कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम आयोजित था। प्रियंका ने महिलाओं में जोश भरते हुए कहा कि बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। प्रियंका ने कहा कि अपनी महिलाओं को एकजुट होकर राजनीति में अपना हक मांगना चाहिए। उन्होंने अपना प्रतिज्ञा पत्र महिलाओं को पढ़कर सुनाया, जिसमें महिलाओं को 40% टिकट, कॉलेज जाने वाली युवतियों के लिए मोबाइल स्कूटी,
गृहिणियों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय देने जैसे वादे शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रियंका ने महिलाओं के साथ संवाद किया, उनके संघर्ष की कहानी सुनी और उनका दर्द साझा करने की कोशिश की। प्रियंका का पूरा फोकस इस बार महिलाओं पर है। इस मिशन को धार देने के लिए यूपी कांग्रेस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। यूपी में करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं। कांग्रेस इनमें से 3 से 4 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने के लिए बड़ा जनसंपर्क अभियान करने जा रही है। इसके लिए 7,500 युवा लड़कियों की लड़की हूं लड़ सकती हूं ब्रिगेड तैयार की गई है, जो महिला वोटरों से 4 से 5 बार संपर्क करेंगी। टीम न्यूज़ स्टेट।